नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 वर्षों में बहुमूल्य मूर्तियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। देश के युवाओं से विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय गीतों का वीडियो बनाने का श्री मोदी का आग्रह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी। 1 बजे तक लगभग 35% वोट पड़े। मणिपुर में कल पहले चरण के विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी की चौथी उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें। पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। श्री मोदी ने कहा कि बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवाह की उम्र में समानता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई का अंत भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं अब स्वयं परिवर्तन और प्रगतिशील प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण और सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां विदेशों से लाने में सफल हुआ है। साल 2013 तक करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी पुरानी प्रतिमा प्राप्त हो चुकी है।
ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया के देवस्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गए थे। उन्होंने कहा कि कई प्रयासों के बाद भारत को ये प्रतिमा वापस मिली है। उन्होंने कहा कि 600-700 साल पुराने भगवान आंजनेय हनुमान जी की प्रतिमा तमिलनाडु के वेल्लोर से कुछ वर्ष पहले चोरी हो गए थे। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में ये प्राप्त हुई और भारतीय मिशन को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले काशी से चोरी की गई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा भी वापस लाई गई। ये भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का उदाहरण है। भारत की संस्कृति और विरासत की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं का तंजानिया के किली पॉल और उनकी बहन नीमा से परिचय करवाया। इन दिनों ये भाई बहन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है। उन्होंने भारत के युवाओं से देश की विभिन्न भाषाओं में लोकप्रिय गीतों पर अपने तरीके से वीडियो बनाने का भी आह्वान किया। मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कुछ वर्ष पहले दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के गायकों और संगीतकारों ने अपने अपने देश में अपनी वेशभूषा में महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन गाया था। श्री मोदी ने कहा कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे ही प्रयोग किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तंजानिया से किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिपसिंक कर सकते हैं तो गुजराती बच्चे भी तमिल गीतों के साथ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। श्री मोदी ने कहा कि मातृभाषा एक व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में वे एक तेलुगु परिवार से मिले थे। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि खाने के समय परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर नियम से तेलुगु भाषा में बातचीत करते थे। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को इस पर गर्व होना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल भारत की है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 121 प्रकार की भाषाएं हैं और इनमें से 14 भाषाएं ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर थी। श्री मोदी ने कहा कि आज मराठी भाषा गौरव दिवस है। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिवाडकर श्रीमान कुसुमाग्रज को समर्पित है। आज कुसुमाग्रज की जयंती भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुसुमाग्रज ने मराठी में कविताएं और नाटक लिखे और मराठी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा से मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को दिलचस्प लेकिन बहुत भावुक बताया। श्री ओडिंगा की बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर के कारण सर्जरी करवानी पड़ी थी। कई असफल प्रयासों के बाद किसी ने श्री ओडिंगा को आयुर्वेद उपचार के लिए भारत आने की सलाह दी। केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। काफी समय बेटी यहाँ रही। आयुर्वेद के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई।
आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोजमर्रा के जीवन में आई, लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी, नई जिंदगी आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े देश के पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि 8 साल पहले शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन का समय के साथ विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने मिशन जल थल की भी बात की। ये एक ऐसा जन आंदोलन है जो कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है। ये श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अद्भुत प्रयास है। समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मिशन जल थल नाम का ऐसा ही एक जन आंदोलन कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है। यह श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अनोखा प्रयास है। मिशन जल थल का फोकस कुशलसार और गिलसार पर है। जन भागीदारी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत मदद ली जा रही है। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट को हटाने और कचरे की सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन रामन प्रभाव की खोज के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर वेंकट रामन और सभी वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के वैज्ञानिक सफर को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी अभिभावकों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये देश के प्रति सामूहिक वैज्ञानिक जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का आह्वान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 1 बजे तक लगभग 35% वोट डाले गए। इस चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। 5वें चरण में 90 महिलाओं सहित 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास, जो हमें मतदान की जानकारी दे रहे हैं। सुशील, इस समय आप किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां की क्या स्थिति है? देखिए विमलेंदु, मैं इस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तारडीह, ये सोराव के इलाके में पड़ता है, इस पर बने पोलिंग बूथ पर हूं और लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ जमा है। काफी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और ऐसा ही आसपास के तमाम पोलिंग बूथ पर भी
नजर आ रहा है। सुबह के वक्त हमने देखा कि सुबह से ही, खासतौर पर ये ग्रामीण इलाका है, तो सुबह से ही अच्छी भीड़ थी और अब इस वक्त जैसे देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। वोटरों में बहुत ही उत्साह है। चुनाव आयोग के द्वारा सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। दोपहर का समय है और काम वाम खत्म करके वो वोट डालने के लिए निकली हैं और पूरे जोश में है, पूरे उत्साह में है। तो कुल मिलाकर के अच्छा मतदान हो रहा है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और कहीं से भी किसी अप्रिय समाचार की खबर नहीं है। जी विमलेंदु। सुशील, इस चरण में मुख्य उम्मीदवार कौन कौन से हैं? देखिए विमलेंदु, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, जो कि कौशाम्बी जिले की विधानसभा सीट है, वहां से चुनाव मैदान में है। उसके अलावा एक अन्य मंत्री हैं चंद्र प्रसाद उपाध्याय, वो चित्रकूट जिले से हैं। दो अन्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्रियों की बात करें तो, सपा सरकार की बात करें तो यासिर शाह चुनाव लड़ रहे हैं, बहराइच से लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख उम्मीदवार भी मैदान में, जैसे राजा अमेठी जो हैं वो संजय सिंह, वो 33 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर अमेठी विधानसभा सीट से। इसके अलावा कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, जो कि 30 साल से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, वो भी इस बार फिर मैदान में है। अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहें कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव अयोध्या में हो रहे हैं। तो वहां से वेद प्रकाश गुप्ता, जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो चुनाव मैदान में है और पवन पांडे, जो कि सपा सरकार में पूर्व मंत्री थे, वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो इस तरह बाराबंकी की भी सीटें हैं, वहां पर भी दो मंत्री, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप और राकेश वर्मा, वो चुनाव मैदान में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 5वें चरण का चुनाव है। जी विमलेंदु। धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में 15 महिलाओं सहित कुल 173 प्रत्याशी मैदान में हैं। मणिपुर के सीईओ ने कहा कि 5 चुनावी जिलों में चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले की सीमाओं सहित सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किया गया है। वनरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया है। 1700 से अधिक मतदान केंद्रों पर करीब 14 मतदान अधिकारियों को तैनात किया गया है। इनमें आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स, आशा वर्कर्स एवं मतदान केंद्रों पर 2 वॉलंटियर, 80+ वोटर एवं विकलांग मतदाताओं की सहायता के लिए शामिल है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए पहले चरण में अर्धसैनिक बल की 300 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे थोक्सोम। मणिपुर विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस ने 5 दलों के साथ गठबंधन किया है। इसके अतिरिक्त नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना भी चुनाव मैदान में है। पहले चरण के लिए प्रमुख उम्मीदवारों में एन बीरेन सिंह, वाई जॉय कुमार, के खेमचंद, थोंगचम बिस्वजीत सिंह, एन लोकेन, श्रीमती नेमचा किपगेन, वी हांग खालियान, टीएन हाउ किप शामिल हैं। मुख्य सीटों में हाइंगांग, उरीपोक, सिंगजमई, थोंजू, नंबोल, कांगपोकपी, चूड़ा चांदपुर और साइकोत शामिल हैं। इस चरण में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी इम्फाल है। पूर्व में म्यांमार से जुड़े होने के कारण ये राज्य संवेदनशील माना जाता है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। इसमें 19 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 वर्षों में बहुमूल्य मूर्तियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। देश के युवाओं से विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय गीतों का वीडियो बनाने का श्री मोदी का आग्रह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी। 1 बजे तक लगभग 35% वोट डाले गए। मणिपुर में कल पहले चरण के विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी की चौथी उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 24,05,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 98.54% है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस उड़ान में 198 भारतीय नागरिक सवार हैं। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत ने दूसरे मैच में कल श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार न होने का अपना संकल्प पूरा किया और पुलिस से घिर जाने पर 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को तत्कालीन अलीराजपुर रियासत में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। उन्होंने 1920-21 में बनारस में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विदेशी सामानों की बिक्री का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खारे घाट अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। पीठासीन मैजिस्ट्रेट स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अपनी निर्ममता और क्रूरता के लिए कुख्यात था। अदालत में चंद्रशेखर का रवैया निर्भीक और अवज्ञापूर्ण था। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। बाप का क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हो तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और 15 करोड़ की सजा दी जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। असहयोग आंदोलन रोक दिए जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वे मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और बनारस में क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में
काकोरी घटना में शामिल आजाद झांसी चले गए और मास्टर रुद्र नारायण सिंह के संरक्षण में ठहरे। झांसी में उन्हें सदाशिवराव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर और विश्वनाथ वैशंपायन जैसे अच्छे सहयोगी मिले। पुलिस के छापों से बचने के लिए अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। दिसंबर 1929 में वायसराय की ट्रेन उड़ाने के प्रयास में भी वे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। उनके एक सहयोगी ने विश्वासघात किया और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के ऑर्फिड पार्क में चंद्रशेखर के होने का पता पुलिस को दे दिया। जब भारी हथियारों से लैस पुलिस ने चंद्रशेखर को घेर लिया तो उन्होंने अकेले अपने पास की मात्र एक छोटी सी पिस्तौल और कुछ गोलियों के सहारे बड़े साहस से मुकाबला किया और पुलिस को अपने पास फटकने नहीं दिया। जब पिस्तौल में मात्र एक गोली बाकी रह गई तो उस बहादुर और निर्भीक साहसी ने अपनी कनपटी पर वो गोली मार ली और गिरफ्तार नहीं होने का अपना संकल्प प्रयागराज के जिस पार्क में ये घटना घटी उसे उनकी स्मृति में चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम दिया गया। उनकी पिस्तौल आज भी प्रयागराज संग्रहालय की दीवार पर सजी है। देश की माटी के इस आजाद सपूत को हमारा साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। वहीं जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 वर्षों में बहुमूल्य मूर्तियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। श्री मोदी ने देश के युवाओं से विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय गीतों का वीडियो बनाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी। 1 बजे तक लगभग 35% मतदान। मणिपुर में कल पहले चरण के विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी की चौथी उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना।
भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।